गांव के लोगों से पूछिए कि 302 का मतलब क्या होता है तो वो झट से बता देंगे कि हत्या केस बनता है। हालांकि अब ऐसा नहीं होगा। 302 और 420 जैसे चर्चित कानून के कोड अब बदल गए हैं। देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में जरूरी बदलाव के मद्देनजर 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। ये 3 कानून हैं भारतीय न्याय संहिता BNS जो IPC की जगह लेगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS जो CRPC की जगह लेगा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो एविडेंस एक्ट की जगह लेगा। इस पर देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी ने कहा, The one thing which was the striking aspect of our triad of criminal laws was their age, 1860, 1872, and even 1973. And I think the enactment of these laws by Parliament is a clear indicator that India is changing, India is on the move, and that India needs new legal instruments to deal with current challenges and the challenges which we envisage for the future of our society. पहले IPC और CRPC के तहत न्याय प्रणाली चलती थी। अब जिनको रोज कोर्ट कचहरी से दो चार होना पड़ता है उनको तो पता है कि IPC और CRPC क्या है, लेकिन आम नागरिक जो कोर्ट कचहरी से दूर है उनको थोड़ा सा इस बारे में बता दें कि IPC और CRPC के तहत न्याय प्रणाली कैसे चलती है। उसके बाद हम जानेंगे कि अब FIR से लेकर ट्रायल तक के सफर में क्या कुछ बदल गया और बहुत से धाराओं के बारे में जानेंगे जिसमें चेंजेस हुए हैं। बहुत से अपराध में अब सजा भी बढ़ा दी गई है और बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो पे। 1 जुलाई के बाद जो नए केसेस हो रहे हैं वो नए वाले कानून के तहत चलेंगे, लेकिन जो पुराने केसेस हैं वो IPC और CRPC के तहत चलेंगी। तो थोड़ा सा जानते हैं IPC और CRPC के बारे में। IPC और CRPC कानून क्या कहते हैं? IPC अपराध को परिभाषित करता है और दंड का प्रावधान बताता है। अलग अलग अपराध में अलग अलग सजा। यह विभिन्न अपराधों और उसकी सजा को सूचीबद्ध करता है। वहीं CRPC अपराध के मामले के लिए किए गए प्रक्रिया से संबंधित कानून को मजबूत करता है। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 5 लोगों ने एक आदमी को सड़क पर रोका और उसे डरा धमका कर उसके पैसे, मोबाइल, चैन वगैरह ले लिए और अखबार में खबर छपती है कि 5 लोगों ने सरेआम एक आदमी को लूटा। तो सवाल है कि क्या यह लूट है? इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं। 2 लोग किसी भी बैंक में रात में घुसते हैं और ताला तोड़कर 2 करोड़ रुपए निकाल लेते हैं और अखबार में खबर छपती है कि 2 लोगों ने बैंक में डकैती डाली। तो क्या यह डकैती है? मैं आपको बता दूं कि ये दोनों खबर गलत है। ना तो वो लूट थी और ना ये डकैती है। अब ये जानने के लिए फिर ये कौन से अपराध हुए, इसके लिए IPC में दिए गए अध्याय को पढ़ना होगा। IPC के अनुसार 5 लोग कहीं मिलकर लूट करते हैं तो वो डकैती होती है। यानी उन 5 लोगों ने जो उस आदमी को रोककर उसके पैसे, मोबाइल लिए तो वो डकैती थी। और दूसरे में जो 2 लोग बैंक में घुसे थे, IPC के अनुसार 2 लोग कभी डकैती नहीं कर सकते। डकैती करने के लिए कम से कम 5 लोगों का होना जरूरी है। किसी को डराना धमकाना यह डकैती के दौरान किया जाता है। बैंक में 2 लोगों ने रात में पैसे निकाले, उसके लिए उन्होंने ना किसी को डराया ना धमकाया, इसलिए यह डकैती ना होकर चोरी है। अगर दिन में ये 2 लोग गार्ड और लोगों को डराकर बंदूक की नोक पर पैसे ले जाते तो ये लूट होती, और अगर 5 लोग होते तो डकैती होती। इन सब चीजों के बारे में या यूं कहें कि इन सब की परिभाषा IPC में मिलती है। अगर कोई चोरी करता है तो IPC के सेक्शन 379 के तहत 3 साल का कारावास हो सकता है और जुर्माना भी लग सकता है। लेकिन अगर किसी घर में, बिल्डिंग में या किसी परिसर में चोरी होती है तो IPC की धारा 380 के तहत 7 साल का कारावास हो सकता है। अब अपराध क्या होता है, क्या सजा होगी, उस अपराध के बारे में आप जान गए होंगे, लेकिन इसके लिए क्या प्रक्रिया होगी, यानी अपराधी कैसे गिरफ्तार किया जाएगा, सबूत इकट्ठा करना, जमानत कैसे दी जाएगी, जमानत के लिए एप्लीकेशन कहां दिया जाएगा,
अपराधी के अपराध या निर्दोष को निर्धारित करना पुलिस के क्या कार्य हैं, वकील और मजिस्ट्रेट के क्या कार्य हैं। अगर संक्षेप में कहें तो यह जांच, परीक्षण, जमानत, पूछताछ, गिरफ्तारी आदि के लिए सीआरपीसी पूरी प्रक्रिया का वर्णन करता है। अब आईपीसी और सीआरपीसी के तहत न्याय प्रणाली कैसे चलती है ये आपको पता चल गया। अब इस नए कानून में बहुत सी धाराएं बदल दी गई हैं। जैसे हत्या के लिए सेक्शन 302 की जगह अब 103 लगेगा। बलात्कार के मामले में सेक्शन 376 की जगह अब सेक्शन 64 लागू होगा। धोखाधड़ी के मामले में सेक्शन 420 की जगह अब धारा 318 लागू होगा। सेक्शन 302 को अब चैन स्नैचिंग की धारा के तौर पर जाना जाएगा। आइए जानते हैं कि इसमें अब कौन से नए बदलाव किए गए हैं। पहले एफआईआर से शुरुआत करते हैं। हमारी जो एफआईआर होती थी सीआरपीसी के अंदर वो सेक्शन 154 के तहत होती थी। इसमें जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट नहीं था, वो अब बीएनएसएस के अंदर सेक्शन 173 में होगा। इसमें जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट जोड़ दिया गया है। जीरो एफआईआर की अवधारणा को मुख्य रूप से निर्भया बलात्कार मामले की घटना के बाद न्यायमूर्ति वर्मा की समिति द्वारा आपराधिक कानून के संशोधन में शामिल करने के लिए प्रस्तावित किया गया था। मान लीजिए ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहां आप एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस यह कहकर इनकार कर देती है कि अपराध उनके स्थानीय क्षेत्र में नहीं हुआ है तथा आपको किसी अन्य पुलिस स्टेशन में जाने का सुझाव देता है जिसके स्थानीय क्षेत्र में अपराध हुआ है, और इसके परिणाम स्वरूप एफआईआर में देरी होती है जिससे संदेह और तथ्य नष्ट हो जाते हैं। इसमें एक और बात बोल दी गई है। मान लो आप पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते तो 3 दिन के अंदर टेलीफोन के द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। पुलिस वाले को एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। सेक्शन 173 क्लोज 1 के सब क्लोज 2 के अंदर ये बात वेरीफाई की गई है। ये वाला पॉइंट नए वाले कानून के अंदर जोड़ी गई है। और एक बात बोली है कि जब एफआईआर दर्ज होती है तो पुलिस वाले प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं। पुलिस वाले जो इंक्वायरी करती हैं वो ई वाली होती है। नए वाले कानून में ई क्लियर कर दिया गया है। आई वाली मजिस्ट्रेट वाली होती है और ई वाली पुलिस वाली होती है। 14 दिन के अंदर अंदर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी पूरी होगी। और एक बात नए वाले कानून के अंदर जोड़ी गई है। मान लीजिए मेरे ऊपर किसी ने झूठी एफआईआर दर्ज करी है, मेरे पास अधिकार होगा कि 14 दिन के अंदर अंदर मैं पुलिस वाले के पास जाऊं कि ऑफिसर ये सारे सबूत हैं मेरे पास, मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज मत करो। मेरे ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं बनता। जो विक्टिम है वो मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करी है। ये एक बड़ा पॉइंट जोड़ दिया गया है। ये बात बीएनएसएस सेक्शन 173(1) के क्लोज 1 के अंदर लिखी गई है। अब जब पुलिस वाले के पास एफआईआर दर्ज हो जाती है तो पुलिस वाले अपने इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। पहले सीआरपीसी के सेक्शन 156 के अंदर इन्वेस्टिगेशन होती थी। अब नए वाले कानून बीएनएसएस के अंदर सेक्शन 175 के अंदर होगी। कॉग्निजेबल अपराध में पुलिस वाले बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन लिए, बिना ऑर्डर लिए इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। अब पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो मेजरली इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, पर एक सेक्शन चेंज किया गया है। आपने सुना होगा सेक्शन 156(3) के नाम से बहुत मशहूर था कि अगर पुलिस वाले एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, कोर्ट के पास 156(3) की एप्लीकेशन लगा देंगे। कंप्लाइन कैसे करना होता है, आपको प्रूफ करना होगा कि आप पहले एफआईआर दर्ज कराने पुलिस वाले के पास गए, फिर बाय पोस्ट एसपी को अपना कंप्लेन भेजा, पुलिस वाले ने कोई काम नहीं करा, एसपी साहब ने कोई काम नहीं करा, इसलिए जज साहब आपके पास 156(3) के तहत आया हूं। तब जाकर जज साहब आपकी कंप्लेन की सुनवाई करते थे। इसके बाद जज साहब अपना दिमाग लगाते, सेक्शन 156(3) के तहत एफआईआर के लिए बोले या कंप्लेन केस बनाने के लिए बोले या 156(3) को खारिज करें। अब इस चीज को थोड़ा चेंज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का 22-23 में एक ऑर्डर आया था, किसी भी वकील साहब को 156(3) की अपील लगानी है तो यहाँ पर वकील साहब को एक एफिडेविट लगाना पड़ेगा कि आपने एफआईआर दर्ज कराने पुलिस स्टेशन गए, एसपी साहब को बाय पोस्ट अपना कंप्लेन भेजा, फिर जाकर मजिस्ट्रेट साहब के पास आए हैं। पहले इसका बहुत मिसयूज हो रहा था
कि पहले पुलिस वाले के पास एफआईआर दर्ज कराने गए, एफआईआर दर्ज नहीं हुआ तो डायरेक्ट मजिस्ट्रेट साहब के पास 156(3) का एप्लीकेशन लगा देते हैं कि जज साहब आप पुलिस वाले को ऑर्डर दे दो एफआईआर दर्ज करने के लिए। अब BNSS के अंदर सेक्शन 175(3) और सेक्शन 173(4) में साफ लिखा है। अब इन्होंने नए कानून के अंदर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को एड ऑन कर दिया है कि एफिडेविट देना अनिवार्य है। अब पुलिस वाले ने अपना इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया है। इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद चार्जशीट बनेगी जो CRPC के अंदर 173 के अंदर जमा होती, लेकिन अब नए वाले कानून के हिसाब से अब हमारी चार्जशीट BNSS के अंदर सेक्शन 193 में जमा होगी। CRPC के सेक्शन 173 के अंदर बोला गया है कि रेप के जो अपराध होंगे उसका इन्वेस्टिगेशन का पीरियड है उसको 2 महीने के अंदर पूरी करेंगे। नए वाले कानून के अंदर ये बात कॉपी पेस्ट की गई है, लेकिन एक बात को ऐड करा है। पोक्सो के केस की जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं तो उसमें भी रेप के अपराध के जैसा ही टाइम पीरियड लागू होगा। इसमें एक और बात बोली गई है, चार्जशीट का तो कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं है। एक बात लिखी हुई है, आप चाहे सेक्शन 173 CRPC के क्लोज 1 या BNSS के सेक्शन 193 के क्लोज 1, उसमें एक ही बात लिखी है, जल्दी पूरा करो। कोई भी प्रेशराइज नहीं किया गया है नए कानून और पुराने कानून दोनों में। लेकिन नए कानून में एक बात बोल दी गई है कि पुलिस वाले को 90 दिन के अंदर अंदर फॉर्म करना होगा विक्टिम को जो अपनी एफआईआर दर्ज कराने आया होगा कि उसके केस का क्या प्रोग्रेस है, इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंचा, जो कि बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद हर 15-15 दिन में उसे इन्फॉर्म करना होगा। पहले क्या होता था, पुलिस वाले लंबा टाइम पीरियड लेकर अपने पास रखते थे कि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। पहले कोई विक्टिम पुलिस वाले के पास जाता था कि साहब मेरे को बता दो मेरा केस का इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंचा, मेरे केस की प्रोग्रेस कहां तक हुई। पुलिस वाले भगा देते थे कि हम नहीं बताएंगे, तुम्हारा कोई हक नहीं है कि हमारे इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ करो। लेकिन नए वाले कानून में पुलिस वाले को 90 दिन के अंदर अंदर बताना होगा, फोन करके या ईमेल करके भी बता सकते हैं। अब पुलिस वाले ने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली, चार्जशीट तैयार हो गई। चार्जशीट जाती है मजिस्ट्रेट साहब के पास कॉग्निजेंस के लिए। कंप्लेन केस में कोई एफआईआर का मतलब नहीं होता। अगर कंप्लेन फाइल करनी है तो डायरेक्ट मजिस्ट्रेट साहब के आगे CRPC के सेक्शन 200 के तहत करते थे। लेकिन नए कानून BNSS के अंदर धारा बदल चुकी है। BNSS के अंदर धारा 223। अब इसके अंदर चेंज क्या किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है। ये पहले CRPC के अंदर नहीं था। मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ झूठी कंप्लेन करी है मजिस्ट्रेट साहब के आगे, डायरेक्टली मजिस्ट्रेट साहब के आगे आप अपनी कंप्लेन लगा सकते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कॉग्निजेबल अपराध के या नॉन कॉग्निजेबल अपराध के अंदर कंप्लेन लगवा सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। पर मेरे पास तब तक अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी जब तक ट्रायल शुरू नहीं हो जाता। बात खत्म, अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए। लेकिन नए वाले कानून के अंदर ये बोल दिया गया है कि अगर आपके खिलाफ कोई भी झूठा केस दर्ज होता है तो मजिस्ट्रेट साहब पहले आपको अपने पास बुलाएंगे। जैसे कंप्लेन दर्ज होगी, जैसे कंप्लेनेंट का विटनेसेस का एग्जामिनेशन करेंगे, तो उसके बाद आपको अपने पास बुलाएंगे और एक्यूज को बोलेंगे अपनी बात बताओ कि आप क्या कहना चाहते हो, आप सही हो, निर्दोष हो, या ये जो कंप्लेनेंट है ये झूठा आदमी है, आपके पास कोई सबूत है तो दिखाओ। इस टाइम पे आपके पास सबूत प्रिपेयर होने चाहिए और आपने कंप्लेनेंट के खिलाफ सबूत दिखा दिया तो उसी समय आपके केस को डिसमिस कर देंगे। ये सबसे बढ़िया बात यहाँ पर जोड़ी गई है। ठीक वैसे ही जैसे एफआईआर के टाइम पर बताया था, कॉग्निजेंस में मजिस्ट्रेट साहब CRPC में सेक्शन 190 क्लोज 1 के सब क्लोज A में लिखा था मजिस्ट्रेट कंप्लेन के आधार पर कॉन्जिनियंस ले सकते हैं, चार्जशीट के आधार पर कॉन्जिनियंस ले सकते हैं। अगर मजिस्ट्रेट साहब को कोई इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है तो स्लो मोटो कॉन्जिनियंस ले सकते हैं। यही सारे चीज नए वाले कानून के अंदर लिखी गई है। BNSS के अंदर सेक्शन 210 पढ़ना पड़ता है। जब मजिस्ट्रेट कॉन्जिनियंस ले लेते हैं तब हमारी स्टेज इंक्वायरी की चालू होती है। पहले ट्रायल का जो पीरियड था वो सालों साल चलती रहती थी। ट्रायल चल रही है तो चल रही है,
कोई पूछने वाला नहीं कि जज साहब ट्रायल इतना लेट क्यों चल रहा, आप हमारे केस को इतना लंबा क्यों खींच रहे हो। अब नए वाले कानून के अंदर ये खत्म कर दिया गया है। इसमें बोल दिया गया है कि आपका जो ट्रायल है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 90 दिन चलेगा, और उससे ज्यादा अगर खींचना भी पड़ा, जैसे जज साहब की तबीयत खराब हो गई या वकील साहब ने अर्जेंटमेंट मार लिया, तो ज्यादा से ज्यादा 180 दिन, बस इससे ज्यादा नहीं खींच सकते। ये नए वाले कानून के अंदर सख्त तौर पर बोल दिया गया है। और जो रेप वाले मामले होंगे उसका ट्रायल 60 दिन के अंदर खत्म करना ही होगा, और ये क्लियर बोल दिया गया है। और इसका BNSS में सेक्शन 232 और सेक्शन 346 के अंदर जोड़ी गई। CRPC सेक्शन 207 के अंदर क्या होता था, सबसे पहले FIR होती थी, फिर इन्वेस्टिगेशन होती थी, उसके बाद पुलिस वाले चार्जशीट प्रिपेयर करते थे। चार्जशीट प्रिपेयर करने के बाद मजिस्ट्रेट साहब अपना कॉन्जिनियंस लेते थे। इसके बाद सेक्शन 204 CRPC में सम्मन जाता था। सम्मन जाने के बाद सेक्शन 207 की प्रोसीडिंग होती थी। इसमें क्या होता था, जब एक्यूज को सम्मन भेजकर बुलाया जाता था, एक्यूज भाई आ जाओ। एक्यूज जब कोर्ट के अंदर आता तो उसे क्या क्या चीजें दी जाती थी, FIR और चार्जशीट की कॉपी, और भी जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो पुलिस वाले ने इकट्ठा की थी वो दी जाती थी। अब एक्यूज ये सारे डॉक्यूमेंट्स देखेगा, पढ़ेगा कि भाई विक्टिम ने मेरे खिलाफ किस मुकदमे में केस दर्ज कराया है, पुलिस वाले ने क्या छानबीन करी, पुलिस वाले ने क्या डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद एक्यूज को ये लगता कि मेरे ऊपर केस बनता ही नहीं, जबरदस्ती केस बनाया हुआ है, तो सेक्शन 262 की मदद से जिस दिन डॉक्यूमेंट्स आए उस दिन से लेकर 60 दिन के अंदर सीधा मजिस्ट्रेट साहब के पास डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगा देगा, डिस्चार्ज की एप्लीकेशन फाइल करेगा कि जज साहब जो FIR है कोई केस नहीं बनता, चार्जशीट है कोई केस नहीं बनता, जो डॉक्यूमेंट्स हैं कोई केस नहीं बनता, और आपने मजिस्ट्रेट साहब ये सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे दिए हैं और मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा। तो एक्यूज केस को प्रिपेयर कर अपने वकील के मदद से सेक्शन 262 में डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाएगा मजिस्ट्रेट साहब के सामने, जो पहले आपके पास अधिकार होता ही नहीं था। डिस्चार्ज आपको तब किया जाता था जब मजिस्ट्रेट साहब को लगता था ये सारे डॉक्यूमेंट्स को कंसीडर करने के बाद कि एक्यूज को डिस्चार्ज किया जाना चाहिए, तब जाकर एक्यूज को डिस्चार्ज करने की नौबत आती थी। बहुत लंबा टाइम लगता था, लेकिन अब 60 दिन का टाइम पीरियड फिक्स कर दिया गया है। आप वकील होने के नाते अपने एक्यूज को बहुत जल्द रिलीफ दिला सकते। इसका CRPC में सेक्शन 207 था और BNSS में सेक्शन 230 है। अगर आपके ऊपर कोई झूठा FIR, मानहानि या कोर्ट केस करता है जिसमें की सजा फांसी, उम्र कैद या 7 साल से ऊपर की हो, उस केस में झूठा केस करने वाले के ऊपर 10 साल की सजा और जुर्माना भी लग सकता है। इस विषय में अगले वीडियो में बात करेंगे। मैं आपको बता दूं, ये 3 आपराधिक कानून सभी के लिए नए हैं, सभी जीरो से शुरुआत करेंगे। अगर आपको ये रेलिवेंट प्रोविजन पता होंगे, प्रोविजन पता हो गए, समझ में आ गए, पता लग गए ना, तो आप सबसे टॉप पर होंगे। नमस्कार।